नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें, तापमान कश्मीर के सर्दी के मौसम में बढ़ता जा रहा है और ये तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में सेंध लगाई है और बड़गाम फतेह किया है। आपको बताते चले कि पिछले वर्ष जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल और बड़गाम दोनों जगह से चुनाव लड़े थे और इसके बाद एक सीट को उन्होंने छोड़ा था। और जब चुनाव की बारी आई तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी सांसद आगा सईद मेहंदी रहुल्ला जर्मनी चले गए। तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन जो चुनाव के परिणाम थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसकी उम्मीद नहीं थी कि पीडीपी उनके उस गढ़ में सेंध लगाएगी और वो सीट जीतेगी। क्या मायने रखती है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़गाम की जीत और उसके कितने दूरगामी प्रभाव जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर की सियासत में देखने को मिलेंगे? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज संवाद में जुड़ चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता रजत रंधावा जी। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया जी। क्या मायने रखता है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़गाम की फतेह? बड़गाम की सीट का जो नतीजा बाईपोल जो 2025 में हुए, जब उसकी शुरुआत होने वाली थी, जब उसकी अनाउंसमेंट हुई, तो हर एक पार्टी, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इवन की भारतीय जनता पार्टी, ये सब अपने पोल प्रोमिस लेके, अपना मैनिफेस्टो लेके फिर एक बारी मैदान में जो है एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने के लिए आए। तो जो बड़गाम के रिजल्ट आए, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा प्रतिक्रिया देना और बोलना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बेइज्जती का सवाल है कि उमर अब्दुल्ला साहब की पूरी कैबिनेट वहां पर थी। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के 50 एमएलए वहां पे थे। इवन कि उमर अब्दुल्ला साहब के हार्डकोर वोटर्स जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, जिस सीट से उमर अब्दुल्ला साहब 2024 में जीत के आए थे, और जो वादे उन्होंने उस वक्त लोगों के साथ किए थे, वही वादे लेके वो 2025 में फिर लोगों के बीच में आए कि हम आपको फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री सुविधा, ये वो हम सब देंगे। पर बड़गाम के लोगों की जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, बड़गाम के लोगों की हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। बड़गाम के लोगों का जो एक चेंज वो जो लाना चाहते थे, उसका मैं वेलकम करता हूँ कि उसी का नतीजा है कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट है आगा मुंतजर मेहंदी साहब, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पारंपरिक सीट भी जो पिछले 60-70 साल से वो जीतते आ रहे थे, उसमें सेंध लगाई और पीडीपी का जो परचम है वहां पे फतेह किया। कौन आगा, कैसा आगा? क्या डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को जवाब मिल गया? मुझे लगता है उनको जवाब उसी दिन मिल गया था जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया था, और उसके बाद उमर साहब को वहां जाके खुद कंपेन करनी पड़ी। उनकी पूरी कैबिनेट को खुद कंपेन करनी पड़ी, उनके 50 के 50 एमएलए को कंपेन करनी पड़ी, सिर्फ एक मुंतजर मेहंदी के खिलाफ, जो सच की लड़ाई लड़ रहा था, जो लोगों के हक की बात कर रहा था, जो बच्चों के रोजगार की बात कर रहा था, जो बच्चों की रिजर्वेशन की बात कर रहा था। तो कौन आगा, कैसा आगा, कहाँ का आगा, इसका जवाब जो बेहतर डिप्टी सीएम साहब ही दे सकते हैं। कि उनकी इस प्रतिक्रिया का मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी दिन ये इलेक्शन हार गई थी जिस दिन उनका ये बयान आया था। एक मैं चीज आपसे जानना चाहूंगा, पार्टी के अंदर कैडर्स की अगर बात करें, आगा मुंतजिर पिछली बार भी उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने विधानसभा छोड़ी नहीं, लगातार काम करते हुए वहां पर नजर आए। क्या उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ये आया कि आज जीत का सेहरा उनके सर पे बना? देखिए, राजनीति में जब आप पॉलिटिक्स में, जब एक्टिव पॉलिटिक्स में होते हैं, चाहे आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर हैं, जहाँ आपकी इच्छा है कि मैंने वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़के एमएलए बन के लोगों की खिदमत करनी है, तो आपको दिन रात जो मेहनत है लोगों के लिए करनी पड़ेगी। आगा मुंतजर मेहंदी साहब ने 2024 में भी चुनाव लड़ा जिसमें वो हार गए। आगा मुंतजर मेहंदी साहब ने जिस दिन वो चुनाव हारे, मुझे याद है मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनको बोला था भाई ये चलता रहता है। उसने बोला कोई बात नहीं, मेरे दरवाजे पे आज भी 500 लोग जो है वो रोज मेरे साथ खड़े हैं, और मैं इनकी खिदमत जो है वो करता रहूंगा। पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जब 2024 में बड़गाम सीट से जब सरेंडर किया, तो बड़गाम की जनता को अनाथ करके छोड़ दिया। अब वो ना किसी के पास जाने के लिए उनको पता था कि अगर हमारा कोई एमएलए होता तो हम इसकी बात करते। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब स्टेट के यूटी के चीफ मिनिस्टर बने, सॉरी मैंने स्टेट कहा, यूटी के चीफ मिनिस्टर बने। और चीफ मिनिस्टर अगर किसी सीट से एमएलए अपनी छोड़ता तो उसकी प्रायोरिटी बनती थी कि मैं बड़गाम के लोगों का साथ दूं, उनके हक हकूक की बात करूं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जीतने के बाद बड़गाम के लोगों की खिदमत नहीं की, बल्कि अपनी गाड़ियों के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार की। वो एक शॉल के सेल्समैन बन के दिल्ली में गए। जितना टाइम उन्होंने दिल्ली में दिया
उतना टाइम अगर बडगाम के लोगों के बीच में रहते, जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे, और जो बंदा आगा मुंतजर मेहंदी लोगों के बीच में रहा, लोगों ने उसको चुना, लोगों ने उसकी सोच को परखा, लोगों ने उसके सब्र को समझ दी, और आज इसी का नतीजा है कि एमसी का इतना बड़ा हैवी मैंडेट होने के बाद भी जो एमसी का गढ़ था, जो एमसी की पारंपरिक सीट थी, जिसमें हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि उस बडगाम सीट पे अगर जम्मू का हिंदू भी अगर एनसी के मैंडेट से खड़ा होगा वो जीत के आएगा। बट इतनी बड़ी जीत पीडीपी ने वहां से लाई, तो मुझे लगता है, और इस रिजल्ट आने के बाद एक बात इसमें मैं और एड ऑन करूंगा कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये तक कहा कि जो पीडीपी का कैंडिडेट जीत के आया है अब उसको हरा पाना नामुमकिन है। तो कहीं ना कहीं एमसी की हार जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंटायर ब्रिगेड ने वो है कबूल की है, और वे समझ चुके हैं कि पीडीपी जो है वो एक चेंज लेके आई है, अपने पुराने वादे, अपने पुराना मैनिफेस्टो, अपनी जुबान, अपने स्टैंड में पूरा कायम है, जिसका नतीजा बडगाम इलेक्शन आपके सामने है। बस मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा और समझना भी चाहूंगा क्योंकि दर्शक हमें देख रहे हैं। इन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं एक रिफ्ट शुरू हो चुकी थी विद इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस। सामने बिल्कुल नजर आ रहा था कि आगा सईद मेहंदी रोहुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला के बीच सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा था। चाहे हम रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर बात करें या फिर अनफुलफिल्ड प्रोमिस को लेकर लगातार आगा सईद ने कहा था कि मैं लोगों के पास किस के लिए जाऊंगा, क्या कैंपेनिंग करके जाऊंगा, क्योंकि अभी तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई है, प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हुई है। क्या वो भी एक फैक्टर नजर आया इन इलेक्शंस में या रिजल्ट्स में? देखिए, मैंने अभी कहा, जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में होते हैं तो आपको लोगों के बीच में रहना पड़ता है, चाहे आपकी हार हो चाहे आपकी जीत हो। अगर आप लोगों को छोड़ देंगे, लोगों से किए वादों पे बात नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि ये मेरे हक अदा की बात नहीं कर रहा। तो आपने अगर राहुल मेहंदी साहब की बात की, वो सबके प्रिय है, तो उनका जो स्टैंड था वो पूरी मीडिया को पता है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कि उनकी उनका वो किस मंशूर को लेके लोगों के बीच में थे। जब बाद में उन्हीं की सरकार ने वो लोगों के फुलफिल प्रोमिसेस नहीं किए, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी पर्सनल राय है कि जो उनका स्टैंड था बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर आप किसी का काम ही नहीं करेंगे, किसी को हसीन सपने दिखा के वो वादे नहीं पूरे करेंगे, तो आपको लोग वोट क्यों देंगे? पीडीपी का जो स्टैंड 2024 के इलेक्शनों में था, चाहे हमें बेशक उस वक्त नंबर 3 मिले, हमने बात की थी कि हम नौजवानों के रोजगार की, जो नौजवान जेल के अलग अलग देश के अलग अलग जेलों में कैद है, हम उनकी रिलीज की बात करेंगे, हमने उसका बिल लाया। हमने ये कहा कि हम शराबबंदी पे बात करेंगे, हमने उसका बिल लाया। हमने ये कहा था कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो लैंड है, जो लैंड राइट बिल जो पिछले दिनों उमर साहब ने एक गाली जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को निकाली कि जम्मू कश्मीर के सारे लोग लैंड ग्रैबर हैं, तो वो बिल पीडीपी ने लाया। हालांकि उसकी इंटेंशंस क्या थी, उमर साहब ने वो बिल पास नहीं होने दिया। उस बिल के अवध में लोगों को लैंड ग्रैबर कहा गया। खुद वो गुप्कार की जमीन पे लैंड ग्रैब करके बैठे हैं, उनके पुश्तैनी लैंड जो पुश्तैनी ग्रैबर्स हैं वहां बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ लोगों को चेंज चाहिए थी, लोगों को एक नया फेस चाहिए था जो उनके हक हकूक की बात करे। तो अगर मुंतजर मेहंदी साहब जो छोटी उम्र में 30 साल की उम्र में एमएलए बन के आए हैं, मुझे लगता है वो एक लंबी पारी खेलेंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो घुटने हैं जो वहां लगे हैं वो उनको कभी नहीं उठने देंगे। ऐसे को दो राय नहीं है, चाहे हम बजट सत्र की बात करें या पीछे पहला सत्र जो श्रीनगर में लगा था, उसके बाद बजट सत्र जम्मू कश्मीर का, और अभी श्रीनगर में छोटा एक सत्र लगा था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तीनों विधायक वोकल तरीके से कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के मुद्दों को उठाते नजर आए हैं। अब एक ताकत और मिली है, एक और विधायक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खेमे में ऐड हुआ है। कितनी शक्ति अब सामने आएगी अगर विधानसभा की बात करें या लोगों के मुद्दे उठाने के लिए? मुझे लगता है कि बडगाम इलेक्शंस के बाद उमर साहब का ये कहना कि जो बंदा वहां से जीत के आया उसको हरा पाना नामुमकिन है, कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यही वो चीज दर्शाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी सरकार, अपना मंशूर, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो लोगों के सामने रख रही थी वो सरेंडर कर चुकी है। ये सरकार जो है अपने हाथ खड़े कर चुकी है, ये लोगों से किए हुए वादे जो है ये नहीं पूरी कर पाएगी। और पीडीपी 3 से 4 पे पहुंची, पीडीपी 3 से 4 पे उसी मंशूर पे पहुंची जो 2024 में था। वही मुझे लगता है कि हम जम्मू कश्मीर की जनता को निराश नहीं होने देंगे, चाहे नंबर बेशक हमारे पास 4 है, बट हमने जो वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे, जो वादे हमने कश्मीर और जम्मू की जनता से किए थे, वो हम उसी पे तत्पर रहेंगे, लोगों के हक हकूक की बात जो है वैसे उठाते रहेंगे, जैसे पिछले 3 बजट सेशंस में 3 असेंबली के सेशंस में हमने की। एक इंटरेस्टिंग चीज, बडगाम से हटकर नगरोटा बाईपोल्स की अगर बात करें, पिछले वर्ष इलेक्शंस हुए और स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जीते थे, लेकिन उनका देहांत हो गया और बीजेपी ने उनकी पुत्री देवयानी राणा को मैंडेट दिया। और ऐसे में पिछले जो विधानसभा के चुनाव थे पिछले वर्ष हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ज्वाइंट उम्मीदवार चिरानी से हर्षदेव सिंह थे, और इस बार भी उन्होंने गुहार लगाई थी कि
नगरोटा से उनको कांग्रेस और एमसी सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर भी अपने दम पर 18,000 वोट हर्षदेव सिंह ने दिए। क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कंप्रोमाइज किया भारतीय जनता पार्टी को या फिर अपने मित्र देवेंद्र सिंह राणा को, उनकी सुपुत्री को जिताने के लिए? देखिए, बड़गाम से हटके आपने नगरोटा की बात की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है। आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने जो दोस्त है स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी, मैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट है मेरी, हमारी नहीं, जनता की, जम्मू कश्मीर हर उस बंदे की जो उनको पर्सनली जानता था। वो जब उनका देहांत हुआ, वो खाली नगरोटा के लोगों के लिए दुख भरी बात नहीं थी, जम्मू कश्मीर की सारी जनता के लिए वो बड़ी दुख भरी बात थी। तो उनके उनके देहांत के बाद में जब नगरोटा सीट भी खाली हो गई, तो बाईपोल में जैसे बडगाम सीट की अनाउंसमेंट हुई, वैसे नगरोटा सीट की अनाउंसमेंट हुई। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रोफेसर हर्षदेव सिंह जी अगर चिनैनी से उठ के अगर नगरोटा में चुनाव लड़ने के लिए आए, तो जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, तो उसी दिन डिक्लेयर हो गया था कि अन्ना पोस्ट जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर्षदेव सिंह जी की जो पार्टी है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। जब गुपकार रोड पे या गुपकार में वहां की मीटिंगें होती थी इंडिया अलायंस की, तो उसमें भी हर्षदेव सिंह जी को इन्वाइट किया जाता था। जब 2024 के चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस उसका पार्ट थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका पार्ट थी, पीडीपी उसका पार्ट थी, हर्षदेव सिंह उसका पार्ट थे और कुछ जमातें थी जो उसका पार्ट थी। पर मुझे लगता है कि हर्षदेव सिंह से बड़ा धोखा जो है कांग्रेस के साथ हुआ। कांग्रेस को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, कांग्रेस को राज्यसभा में जगह नहीं दी गई, कांग्रेस को नगरोटा में जगह नहीं दी गई। बट कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी एक सिंपैथी थी कि प्रोफेसर हर्षदेव जी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो जिस दिन कैंडिडेट लाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसी दिन डिक्लेयर हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला साहब, उसने अपना मित्रता निभाते हुए बीजेपी को वो जो सीट थी वो उसकी झोली में डाल दी। तो मैं सल्यूट करता हूँ हर्षदेव सिंह जी के करेज को भी, वो कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे, 18,000 वोट लेके आए, इवन की नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट से ज्यादा वोट लेके आए। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है समझने की भी जरूरत है, जम्मू कश्मीर की जनता को भी समझने की जरूरत है, बाकी जमातों को भी समझने की जरूरत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इतिहास है, चाहे वो 1987 की रिगिंग से लेके 2002, 2014, 2024 और अब 2025 में वो दोनों सीटों पे हारे। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को, कि अब ज्यादा देर नहीं रहा, 1 साल का पता नहीं लगा, मुझे लगता है 4 साल भी ऐसे निकल जाएंगे, लोगों के किए हुए वादे वो पूरे नहीं कर पाएंगे। तो जब 2029 का चुनाव होगा, तो कौन सी जमात, कौन से कैंडिडेट्स, कौन सी पार्टी लोगों के हक हकूक की बात करेगी, लोग उसी का साथ देंगे। 4 साल तो कहा जा रहा है कि बहुत लंबा अर्सा है, उसके बीच में कुछ ऐसा हो जाए, ये जो चल रहा है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक फूट जो नजर आ रही है, लोगों का कहना है कि ऐसा संभावना है कि सरकार गिर ना जाए। चलिए, अच्छी बात है, सरकार गिर जाएगी, फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, हमें उस समय का इंतजार रहेगा। चलते चलते जो 1 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के रहे हैं, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस लोगों का कहना है, किस नजरिए से इस 1 साल को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी देखती है? देखिए, किसी भी प्रोमिस, कोई भी सरकार जब कोई प्रोमिस करती है तो उसको फुलफिल करने के लिए उनके पास एक बजट होना चाहिए, रिसोर्सेज होनी चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस सरकार के पास बजट जो है वो बड़े रिजर्व्ड है, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। जम्मू कश्मीर की सरकार, मैं किसी भी सरकार की बात करूंगा, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो बट यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में नेशनल हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट जो दिल्ली को सरेंडर किए। अगर हमारे पास एक भी डैम का बिजली अगर हम जम्मू कश्मीर के लोग बेचते, जम्मू कश्मीर की सरकार बेचती, हैवी फाइनेंस, हैवी रेवेन्यू वहां से जनरेशन होता। अ, ठेकेदारों की हालत देख लो, चाहे नबार्ड की है, चाहे पीडब्ल्यूडी की है, 1500 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी आज भी स्टैंड करती है। सरकार के पास पैसा देने को नहीं है, तो इसमें नाकामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। इनके कैबिनेट मंत्री ने जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि हमने लेडीज के लिए बसेस जो है वो फ्री कर दी है। पिछले दिनों देखो उनका खुद का बयान है कि 2 करोड़ का घाटा हमें 1 साल में हुआ, हम फ्री सर्विसेज जो है बस बंद करने जा रहे हैं। राशन डबल की बात हुई, बट बीपीएल के लोगों के राशन कार्ड तक कट कर दिए गए। बच्चों की फीस थी कि किसी भी जेके एसएसबी के एग्जाम होंगे, जेके पीएससी के एग्जाम होंगे, उसकी जो फीस है वो हम उसको पे ऑफ करेंगे। 5 से 6 नोटिफिकेशन अभी तक निकली जिसमें लाखों बच्चों ने अप्लाई किया, फीस डबल हो गई, माफ तो क्या करनी, फीस ही डबल हो गई। तो ये जो बेसिक जो पोल प्रोमिस है जो ये नहीं पूरा कर पाए, तो जो बड़े बड़े प्रोमिस थे, हम पीएसएस की जो डिटेंशन है उसको खत्म करेंगे, यूएपी हटाएंगे, नौजवान जो देश के अलग अलग जेलों में कैद है उनको वापस लाएंगे, तो मुझे लगता नहीं ये पूरा कर पाएंगे। प्रसाद जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में और खासकर पीडीपी की ऐतिहासिक जीत बड़गाम से और किस प्रकार मजबूती की तरफ भी पीडीपी बढ़ती नजर आ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेमा कहीं ना कहीं हताशा उसमें है और वॉइस ऑफ डिसेंशन वहां निकल के आ रही है, उस पर अपने इनसाइट से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत